अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग और इसके हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्काउंट्स की डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस की थी, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स को। तो आज हम मज़ीद इंशाल्लाह कुछ न्यू बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जब आपके ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे, अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखते हैं हमारे पास आज जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अंदर हमारे पास है नंबर 1 पे अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? हमने शुरू में बात की थी बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है? कोई भी ऐसा लीगल काम जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, हम उस काम को बिजनेस कहते हैं। तो हमने आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड हर बिजनेस का जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट ना कैलकुलेट करें तो हमें अपनी जो है वो परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसके बाद हम जो है अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो दौरानिया जिसके अंदर हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। इसको हम ऊपर से रीड कर लेते हैं। लिखा द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। इट इज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 1 ईयर। नॉर्मली जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल पे कंसिस्ट करता है। ये 1 साल से कम भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 महीने के बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती हैं तो आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 मंथ होगा। अगर आप जो है वो 3 महीने बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती हैं तो आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 3 महीने का होगा। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आप 6 महीने बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं हर 6 महीने बाद, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 6 महीने का होगा। और अगर आप साल के बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती हैं तो आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 ईयर होगा। और नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर जो है वो 1 साल के बाद ही जो है हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो टाइम पीरियड जिसके अंदर हम किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, उस पीरियड को, उस टाइम को हम जो है वो अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है बुक कीपिंग। तो जो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, जो लेन देन होता है, हम जो कारोबार करते हैं, वैसे तो हम अगर देखें तो हम उसको अपने पास बुक्स के अंदर, आपने देखा होगा किसी भी जनरल स्टोर के ऊपर आप जाते हैं तो उन्होंने एक रजिस्टर, एक कॉपी वगैरह रखी होती है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट जो लोग होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं, या उन्होंने अपने डिफरेंट जो है वो टाइप्स के एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड किया होता है। तो उनकी कोई तरतीब नहीं होती, वो अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे उसको आगे पीछे दाएं बाएं जैसे उनका दिल करे वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो उसका प्रॉपर एक मेथड होगा। हमने अपनी मर्जी से उनको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। तो वो प्रॉपर मेथड जिससे हम अपनी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उस मेथड को, उस सिस्टम को हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का, पैसे का लेन देन होता है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन होता है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो कह रहा है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। ये बात जो मैं आपको बता रहा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर वे से, एक प्रॉपर मेथड से हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो जो प्रॉपर मैनर है, जो प्रॉपर मेथड है, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 2 सिस्टम यूज होती हैं। नंबर 1 पे कैश सिस्टम और नंबर 2 पे अक्रूवल सिस्टम। तो ये दोनों क्या होते हैं इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। नंबर 4 पे लिखा हुआ है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश का लेन देन हो।
ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन हो, उन ट्रांजैक्शन को हम जिस सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि उसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, लिखा हुआ एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस सिस्टम के अंदर हम जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि बिजनेस के अंदर हम कैश पे भी लेन देन करते हैं और सम टाइम हम क्रेडिट के ऊपर भी, उधार के ऊपर भी लेन देन करते हैं। लेकिन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं, जो उधार पे हम लेन देन करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश का लेन देन हो, मतलब जो कैश पे हम चीज़ें सेल करते हैं या खरीदते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो हम उधार पे लेन देन करते हैं उसको हम बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं करते। और ऐसा जो है वो नॉर्मली छोटे बिजनेसेस के अंदर होता है, जैसे कि जनरल स्टोर है, कोई किराना स्टोर है, कोई मेडिकल स्टोर है। आपने वहां पे देखा होगा उन्होंने जो है वो जो कैश होता है उसी का वो रिकॉर्ड करते हैं, बाकी चीज़ों का वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। उसके बाद नंबर 5 पे है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल ज्यादा होता है और ये इन दोनों में से बेस्ट सिस्टम है। कैश सिस्टम की निस्बत ये वाला सिस्टम जो है ये बेस्ट है। लिखा हुआ है अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग in which both cash and credit transactions are recorded। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेड्स ऑफ अकाउंट्स या हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा अकाउंटिंग का। तो हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। इन हेड्स का क्या मतलब है? अकाउंटिंग के अंदर हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। या ये हमारे पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम या हम इसको रेवेन्यू भी कहते हैं, एक्सपेंसेस या कैपिटल। हम अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई चीज़ होगी। या तो वो एसेट होगा या वो लायबिलिटी होगी या वो इनकम होगी या वो एक्सपेंस होगा या फिर वो कैपिटल होगा। तो मतलब अकाउंटिंग के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो इन 5 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अभी हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं और इसको डिस्कस करने के बाद हम अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लियर हो जाती है तो देन आपको अकाउंटिंग की भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, बिजनेस की जो पोजेशंस होती हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मतलब वो चीज़ें जो कि किसी बिजनेस के नाम पे होती हैं। अच्छा यहाँ पे हम बिजनेस का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। वैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस है वो आपके एसेट है। तो जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस होंगी वो बिजनेस के एसेट्स होंगी। जो भी चीजें बिजनेस की मलकियत है, जो उसके कब्जे में है। प्रॉपर्टी का मतलब उसकी मलकियत के अंदर है और पोजेशन का मतलब, अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन में? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे कि ज़मीन है, कोई गाड़ी वगैरह आप खरीदते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं प्रॉपरली। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप एसी ले लें, टीवी ले लें, रेफ्रिजरेटर ले लें, तो इनको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनाने पड़ते। तो जो भी आपके पास चीज़ है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी है या फिर आपकी पोजेशन में कोई चीज़ है, जैसे आपके पास मोबाइल है तो उसके लिए हमें किसी डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपकी पोजेशन है। तो ये दोनों में फ़र्क है प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन में। प्रॉपर्टी वो चीज़ें जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं और पोजेशन मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चाहे कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ है या विदाउट डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ है जो आपके कब्जे में है, तो वो आपके लिए क्या होंगे? वो आपके एसेट्स होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, आप अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे देखें, जो जो आपके पास जो चीज़ है वो सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। बिल्कुल सिंपल सी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसमें देखिए जी, कैश आपके पास है, वो आपका कैश है।
तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी पोजेशन है, तो वो आपका एसेट है। स्टॉक के बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि दुकान में, गोदाम में, फैक्ट्री में जो भी चीज़ पड़ी हुई है अनसोल्ड है तो वो हमारा स्टॉक है, तो वो भी हमारा एसेट होगा। इसी तरह से डेटर के बारे में भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। वो आदमी जिसको हम उधार पे चीज़ें सेल करते हैं हम उसको डेटर कहते हैं, और आपने अगर किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी आपका एसेट में ही आएगा, क्योंकि डेटर से आपने पैसे लेने होते हैं, इसको आपने उधार पे चीज़ें सेल की होती हैं, तो जिससे भी आपने पैसे लेने हैं वो आपका एसेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपने कहीं पे पैसे लगाए हुए हैं, किसी बैंक में आपने पैसे जमा करवाए हुए हैं, या बॉन्ड्स वगैरह आपने खरीदे हुए हैं। बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा जिस पे इनाम वगैरह निकलता है, तो आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं या फिर आपने किसी बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी आपका एसेट है। लैंड, ज़मीन, आपकी कोई ज़मीन है अगर वो आपके नाम पे है तो वो आपका एसेट है। आपकी कोई बिल्डिंग है। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब फैक्ट्री के अंदर जो है वो मशीनरी यूज होती है डिफरेंट टाइप्स की, तो उसको हम प्लांट एंड मशीनरी कहते हैं। ये प्लांट का मतलब मशीनरी ही है, एक ही बात है ये दोनों। उसके बाद है नंबर 8 पे फर्नीचर एंड फिक्सचर। आपके पास फैक्ट्री के अंदर जो है वो फर्नीचर पड़ा हुआ है। फिक्सचर क्या होती हैं? ये जो पंखे, ट्यूबलाइट्स, वायरिंग वगैरह हुई होती है, इसको हम इकट्ठा जो है वो फिक्सचर का नाम देते हैं। इनको हम जो है अकाउंटिंग के अंदर अलग-अलग जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन नहीं करते, बल्कि इन सब की वैल्यू इकट्ठी करके हम इसको फिक्सचर का नाम दे देते हैं। इस तरह से मोटर व्हीकल के अंदर तमाम किस्म की गाड़ियाँ जो है वो आ जाएंगी। आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास जो है वो बिजनेस के अंदर कोई जो है वो ट्रक वगैरह यूज हो रहा है, तो जितनी भी गाड़ियां वो सारी की सारी मोटर व्हीकल्स के अंदर आ जाएंगी। इसी तरह से आपके पास फैक्ट्री के अंदर एसी लगा हुआ है, ऑफिस के अंदर कोई टीवी पड़ा हुआ है, आपके पास गोल्ड है, तो ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपके पास है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ है। आपके पास जो है वो मोबाइल है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास बाइक है, आपके पास जो है वो पेन है, तो जो कुछ भी आपके पास है वो सारे का सारा आपका एसेट है। तो बिल्कुल सिंपल है ये एसेट्स। तो इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है लाइबिलिटीज। तो ये हमारे पास सेकंड हेड ऑफ अकाउंट है लाइबिलिटी। हम अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर हम कहते हैं जी आपकी लाइबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर लाइबिलिटी का क्या मतलब होगा? अकाउंटिंग के अंदर लाइबिलिटी का मतलब है कि आपने अगर किसी से कोई उधार लिया हुआ है या आपने उधार पे कोई चीज़ खरीदी हुई है तो आपने किसी के पैसे देने हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो हम उसको अकाउंटिंग की जुबान में लाइबिलिटी कहेंगे। नॉर्मल लाइफ में लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा कि आपने किसी के पैसे देने। तो लिखा हुआ जी ऑब्लिगेशंस एंड डेट्स का मतलब कर्जा, उधार। यहाँ पे बी साइलेंट है, जैसे हमने बात की थी डेटर के अंदर बी साइलेंट होता है, तो ऐसे ही डेट्स के अंदर भी बी जो है वो साइलेंट होगा। बी को आपने लिखना है लेकिन इसे आपने पढ़ना नहीं है। डेट का मतलब कर्जा। तो ऑब्लिगेशंस एंड डेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। आपने किसी से उधार लिया या फिर आपने उधार पे कोई चीज खरीदी हुई है तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिखी हुई हैं। नंबर 1 पे क्रेडिटर कौन होता है? लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, वो आदमी जिससे हम उधार पे चीज खरीदते हैं। तो अकाउंटिंग की जुबान में उस आदमी को हम जो है वो क्रेडिटर कहते हैं। तो चूंकि क्रेडिटर से हमने उधार पे चीज खरीदी होती है तो उसको हमने पैसे पे करने होते हैं, तो इसलिए जिसको भी हमने पैसे देने हैं तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। लोन, हम बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं या किसी से भी, अपने फ्रेंड वगैरह से भी लोन ले सकते हैं। तो अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने उसके पैसे वापस करने हैं। इसी तरह से मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना। फॉर एग्जाम्पल समटाइम आप क्या करते हैं, किसी बैंक के पास अपने घर के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर आपके पास गोल्ड है तो आप अपना गोल्ड वगैरह, सोना वगैरह बैंक को देके उसके बदले जो है वो कर्जा ले सकते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ गिरवी रखवा के बैंक के पास जमानत के तौर पे, ये इसलिए होता है कि कल को जो है वो कोई आदमी भाग ना जाए। अगर वो कर्जा देने से इनकार कर दे तो वो जो बैंक होता है या वो आदमी जिसको आपने जमानत के तौर पर चीज़ दी होती है तो वो आपकी चीज़ को सेल करके अपने पैसे जो है वो रिकवर कर सकता है। तो ये एक जो है वो एक सिक्योरिटी होती है। तो अगर आपने कोई चीज गिरवी रखवा के कर्जा लिया हुआ है तो उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज।
तो ये हमारी लायबिलिटीज की कुछ एग्जांपल थी। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स में अंदर आ रहा है इनकम या रेवेन्यू। तो इनकम या रेवेन्यू क्या होता है? बिजनेस के अंदर जब आप चीजें सेल करते हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमने बात की थी या तो ट्रेडिंग बिजनेस होगा जिसमें आप चीजें सेल कर रहे होते हैं, या फिर सर्विस बिजनेस हो सकता है जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चीजें सेल नहीं कर रहे होते। तो आप चीजें सेल करते हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसके बदले आपको जितनी भी अमाउंट रिसीव हो रही होती है वो सारी की सारी आपकी इनकम होती है। यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है प्रॉफिट और एक होती है इनकम। ये दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। प्रॉफिट डिफरेंट चीज है और इनकम डिफरेंट चीज है। प्रॉफिट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम या रेवेन्यू की। तो इनकम या रेवेन्यू क्या होता है? जो आप चीजें सेल कर रहे हैं उसके बदले जो आपको फुल अमाउंट रिसीव हो रही है वो आपकी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक शॉप है, तो बुक शॉप वाला जो है वो आज जो है एक दिन के अंदर फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए की टोटल वो बुक्स वगैरह सेल करता है। तो वो जो 50,000 उसको रिसीव हुआ वो सारे का सारा उसकी इनकम होगी, वो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट डिफरेंट चीज है। तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले वो आपसे फीस ले रहा है। तो जितनी भी उसको एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर जितनी भी उसको फीस रिसीव हुई है वो सारी की सारी उसकी इनकम है। उसमें से जब हम उसके खर्चे माइनस करेंगे फिर उसका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अभी हम इनकम की बात कर रहे हैं। इसको ऊपर से रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप गुड सेल कर रहे हैं या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गुड सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके जो भी आपको अमाउंट रिसीव हो रही है वो सारी की सारी आपकी जो है वो क्या होगी? वो आपकी इनकम होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ सेल ऑफ गुड्स, अभी हमने जैसे पीछे बात की। इसी तरह से फी रिसीव्ड, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले आपको फी रिसीव हो रही है। जैसे डॉक्टर है वो आपसे फीस लेता है, जो है वो टीचर है या कोई स्कूल कॉलेज है वहाँ पे आप फीस पे करते हैं। इसी तरह से आप सर्विस स्टेशन में जाते हैं, अपनी गाड़ी की रिपेयर करवाते हैं, वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले वो आपसे फी वगैरह रिसीव करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी आपकी इनकम है, आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन भी आपकी इनकम है। कमीशन क्या होती है? ये आप काम करते हैं कहीं पे, उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। एक होती है सैलरी, एक होती है वेजेस और एक होती है कमीशन। सैलरी, वेजेस और कमीशन में क्या फर्क होता है? सैलरी जो होती है वो एक फिक्स अमाउंट होती है जो कि आपको पर मंथ के बेस पे होती है। आप जितना मर्जी काम करें आपको वही फिक्स अमाउंट पे होगी। और वेजेस जो होती हैं वो डेली के हिसाब से होती हैं, आप जितने दिन काम करेंगे आपको उतने ही दिनों के पैसे मिलेंगे। और कमीशन क्या होती है? कमीशन जो है वो परसेंटेज की बेस पे आपको मिलती है। तीनों ही काम करने के पैसे हैं। सैलरी भी आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, वेजेस भी आपको काम करने के पैसे मिलते हैं और कमीशन भी आपको काम करने के पैसे ही मिल रहे होते हैं। लेकिन कमीशन में और सैलरी में क्या फ़र्क होता है? सैलरी में हमने बात की कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगी, आप चाहे जितना मर्जी काम करें, बीच में छुट्टी भी आ जाए आपको फिर भी वो पैसे मिलेंगे। लेकिन कमीशन में क्या होता है? आपको परसेंटेज के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जितना आप काम करेंगे उसके ऊपर आपको एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ परसेंटेज डिसाइड हो जाती है 10% ऑन सेल। तो आप जितनी भी सेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए की सेल की है तो वो कहता है कि आपको 10% आपको सेल के ऊपर पे किया जाएगा। तो ये आपने 1 लाख रुपए की सेल की तो इसका 10% लेंगे तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपए की सेल की है तो इसका 10% लेंगे तो ये 20,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कमीशन के अंदर एक फिक्स रेट होता है, इसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती। इसकी अमाउंट जो है वो काम पे डिपेंड करती है। अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और अगर आप थोड़ा काम करेंगे तो आपको थोड़े पैसे मिलेंगे। जबकि सैलरी में ऐसा नहीं होता। सैलरी में आप जितना मर्जी काम कर लें आपको वो एक फिक्स अमाउंट ही मिलेगी। तो कमीशन भी आपको काम करने के पैसे मिलते हैं। तो ये भी आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को और उसके बदले वो आपको फी पे कर रहा होता है। डिस्काउंट रिसीव, ये भी आपकी इनकम है। इसी तरह से रेंट रिसीव्ड, आपकी कोई दुकान है, आपका कोई मकान है, आपकी कोई गाड़ी है, रेंट कार जैसे होता है। तो आप किसी को यूज करने के लिए देते हैं, ये भी एक सर्विस है और उसके बदले वो आपको कुछ पैसे पे करता है, एक फिक्स अमाउंट आपको पे कर रहा होता है। तो ये भी आपकी इनकम है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाकी 2 चीज़ें रह गई, एक्सपेंस और कैपिटल। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।